हाँ ये ऑन है। हाँ, और इस बड़े ही ऐतिहासिक और देश की शिक्षा के मानक केंद्र बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बड़े ही प्राचीन पत्रकारिता विभाग के संकाया भी अध्यक्ष कहें या अभी वर्तमान में प्रभारी कहें, आदरणीय डॉक्टर बाला साहब, पत्रकारिता विभाग के उपस्थित सारे छात्रगण, मेरा वाराणसी आगमन हुआ तो मैं इस बनारस कॉलेज के पत्रकारिता विभाग के बारे में उस समय सुना था जब 1992 में मैं IIT का छात्र हुआ करता था। 91-92 का सेशन था। तो उस समय केवल देश के 14 या 15 जगहों पर पत्रकारिता का शिक्षण मिला करता था। उसमें एक वाराणसी अव्वल था, उसके बाद रांची और कुछ और जगहों के नाम थे। तो मैंने कांटेक्ट किया विभागाध्यक्ष से, मिस्टर दवे हैं यहाँ के कोई शिक्षक, तो उन्होंने उनका नंबर दिया जो आपके विभागाध्यक्ष मैडम हैं। तो मैंने उनसे अनुरोध किया तो उन्होंने बताया कि वैसे तो काफ़ी व्यस्तता चल रही है लेकिन हम आपका कार्यक्रम रखेंगे। तो आपने मुझे कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया, मौका दिया, मैं इसके लिए बड़ा आभारी हूँ। बच्चों, आपने उसी तरीके से जज्बे, उत्साह, जोशो खरोश और बड़े जज्बे के साथ पत्रकारिता का पाठ्यक्रम चुना है। जिस तरीके से हम जब 1991 में पहली बार चंपारण से दिल्ली गए तो आमतौर पे सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देने का सबका आजकल के मध्यवर्गीय युवाओं का लक्ष्य होता है। तो मैंने MA इकोनॉमिक्स बिहार यूनिवर्सिटी से करने के उपरांत मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी वहाँ जाऊँ और तैयारी करूँ। तो वहाँ जाते ही मुझे एक इश्तहार दिखाई पड़ा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कॉम का। मैंने अप्लाई किया और 1 डेढ़ या 2 महीने के बाद एग्ज़ाम हुआ। मैं बचपन से ही बड़ा ही अखबारों, पत्रिकाओं और कई सारी चीज़ों में बड़ी रुचि रखता था, देश की समस्याओं को लेकर। तो मेरा उसमें जो है फिर एडमिशन, मैंने रिटन एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई किया, इंटरव्यू हुआ, एडमिशन हुआ। मास कॉम का कोर्स करने के बाद राष्ट्रीय सहारा अखबार उसी साल आया। तो मेरे उसमें संपादकीय लेख जो है वो पहली बार नई आर्थिक नीति 1991 में आई थी, उसी पर मेरा पहला एडिटोरियल आर्टिकल राष्ट्रीय सहारा में छपा। और उससे पहले संडे मेल नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका निकला करती थी, तो उसमें भारत पाक महासंघ को लेकर के मेरा पहला आर्टिकल था जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की परिकल्पना थी। और वो पहला आर्टिकल जब छपा तो बड़ी अपार खुशी हुई। और आज करीब 32-33 सालों के पत्रकारिता, लेखकीय और सार्वजनिक चिंतन के इस यात्रा में, इस करियर में मैंने सबसे ज़्यादा पुस्तकें यदि पढ़ी हैं तो देश के डिवीज़न को लेकर के पढ़ी। मैंने करीब 8-9 बड़े बड़े महापुरुषों और बड़े बड़े लेखकों की किताब भारत और पाकिस्तान के विभाजन को लेकर के पढ़ी। मैं अर्थशास्त्र का आदमी हूँ, आर्थिक पत्रकारिता मैंने की और इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन से जुड़ा हूँ। लेकिन जब मैं मीडिया में आया और तमाम अखबारों और उसमें टेलीविज़न का आगमन केवल दूरदर्शन के जरिए था, प्राइवेट चैनल केवल दूरदर्शन में ही आते थे। बाद में एक सेपरेट चैनल के रूप में सबकी इंटाइटी 1994 और 95 के बाद शुरू हुई। तो जब मीडिया की जो मैंने तस्वीर अंदर खाने में जाकर के देखी तो यकीन मानिए मुझे बहुत निराशा लगी। बाहर में जिस तरीके से बड़े ही उत्साहित होकर और बड़ा ही गर्व और फख्र होता था कि मीडिया से कोई बड़ा फील्ड है ही नहीं। मीडिया में देश के तमाम फील्ड को नसीहतें दी जाती हैं, उन्हें बताया जाता है, उन्हें नैतिकता का पाठ, उन्हें ज्ञान का पाठ, उन्हें सच्चाई, अच्छाई, उचित और अनुचित का पाठ और सब कुछ जो है उनको दिखाया जाता है। लेकिन जब हम मीडिया कर्मी के रूप में करियर चुनते हैं तो हमें ये लगा कि जिस मीडिया समाज के हर शोषण, अन्याय, अत्याचार, दुराचार, कदाचार, तिरस्कार की आवाज़ उठाता है, दूसरों की लड़ाई का माध्यम बनता है, उसे और ज़्यादा प्रचारित करता है, पब्लिक ओपिनियन बनाता है, वह मीडिया कर्मी खुद स्वयं में सबसे ज़्यादा शोषित है। और फिर उसके बाद जो उस समय जो मैंने चिंतन किया, जो मैंने देखा, समझा, तो मुझे लगा कि मीडिया न तो प्योर मिशन है, न प्योर इंडस्ट्री है, न प्योर चौथा खंभा है, और कुल मिलाकर के एक शगल, एक पागलपन, एक उन्माद, एक दीवानगी कि हम जो है कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं, समाज को बदलना चाहते हैं तो हम लेखक बन जाते हैं, रिपोर्टर बन जाते हैं। अगर स्थानीय कोई समस्या हो, अखबारों में छपता है तो उसमें जब बाईलाइन देखते हैं, अपना फोटो देखते हैं तो वो खुशी लाखों और करोड़ों में उसका मूल्य नहीं लगाया जा सकता। लेकिन दुनिया में हर व्यक्ति की अपनी आजीविका भी होती है, लाइवलीहुड भी होता है।
और उसके तहत मुझे ये लगा कि लाइवलीहुड के लिए पत्रकारिता में इतना रिटर्न ही नहीं है, इतना उसका इकोनॉमिक्स ही नहीं है। क्योंकि आमतौर पे मुझे लगा कि जब पत्रकारिता इंडस्ट्री के रूप में हम देखते हैं तो एक अखबार की लागत 50, 60 और 100 रुपये आती है, बिकता 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये में। उसके बाद भी इतनी प्रतियोगिता होती है। यूरोप में फ्री अखबार बेचने का उस समय कॉन्सेप्ट चला था और इसको रिप्लेस किया जाता है एडवर्टीजमेंट से। और एडवर्टीजमेंट में वो जो है वो बाजार दरें देखी दी जाती हैं कि किस मीडिया का कितना सर्कुलेशन है, कितनी टीआरपी है। कि कोई कंपनी का उत्पाद उसमें तभी इश्तहार बनेगा कि जब वो बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा दिखेगा और उसके प्रोडक्ट की बिक्री होगी और तब वो एडवर्टीजमेंट का भुगतान करेगा। और जब वो भुगतान करेगा तो फिर मीडिया का एडिटोरियल जो है वो एक तरह से सब्सिडाइज होगा। जैसे कि भारतीय रेलवे में 1/3 कमाई सिर्फ पैसेंजर सेवाओं से होती है, 2/3 माल सेवाओं से, लेकिन खर्च 2/3 पैसेंजर सेवाओं में होती है और 1/3 माल सेवाओं में। तो माल भाड़े जो है ना वो कहीं ना कहीं पैसेंजर के एक तरह से खर्चे को निकालता है। तो ऐसे में मुझे ये लगा कि इसमें तो बड़ा ही एक तरह से असंतुलन की स्थिति है। कैरियर में कई तरह के संघर्ष की स्थिति है। जो बड़े और वरिष्ठ पत्रकार हैं वो छोटे को इतनी जल्दी से इजाजत नहीं देना चाहते कि तुम अगली सीढ़ी चढ़ो, अगले पायदान चढ़ो। क्यों? उन्होंने हमसे कहीं ज्यादा संघर्ष किया हुआ होता है कि बिना पैसे के, बिना फटे चप्पल पहन के और बिना किसी खाए पिए ना पॉकेट में पैसा और पत्रकारिता की दीवानगी में जिए जा रहे हैं। प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो आजादी के आंदोलन से। प्रेरणा कहाँ से मिलती है? कि आधुनिक ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा पद्धति जो आई, देश में लोकतंत्र, संविधानवाद आया, राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म, सोशल जस्टिस और बहुदल क्या बोलते हैं बहुलवाद, इंक्लूसिव, कई तरीके की जो नए नए थॉट और आइडियोलॉजी आई, उसके तहत पत्रकारों को भी एक प्रेरणा मिली, एक वैचारिक और बौद्धिक प्रेरणा। और उस मीडिया को एक लोकतंत्र के चौथे खंभे का एक ऐसा नारा था जो हवा में तो गूंज रहा था लेकिन वो जमीन पर दिखाई नहीं पड़ रहा था। ठीक है कि लोकतंत्र और क्या बोलते हैं राजा की लड़ाई चली इंग्लैंड में और यूरोप में, फिर उसके बाद संसद आया, संसद की सर्वोच्चता हुई, लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई। और फिर जब लोकतंत्र आया तो सत्ता का एक केंद्र नहीं था बल्कि सत्ता के 1, 2 और 3 केंद्र बन गए। एक जगह जो है सभा होती थी जहाँ पर कई सारे सवाल किए जाते थे, कानून बनता था। दूसरी तरफ हुक्म की तामील होती थी। ऊपर जो है राष्ट्रपति, अगर है कार्यपालिका वाली पद्धति है डेमोक्रेसी की, तो राष्ट्रपति, संसदीय है तो प्रधानमंत्री, और उसके जरिए सारी कार्यपालिका का जो है पूरा कार्य होता था। तो कार्यपालिका, विधायिका और फिर तीसरी आई न्यायपालिका, जिसको सेपरेट किया गया कि अगर कोई भी जस्टिस देना है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन को रेंडर करना है तो वो जुडिशियरी करेगी। और चौथा नाम गूंजा मीडिया का। लेकिन मीडिया का न तो कहीं संविधान में जिक्र था, न कहीं विधान में जिक्र था। केवल 2 नैरेटिव गढ़ी गई। पहला कि आजादी के आंदोलन में मीडिया की बड़ी भूमिका थी। भैया भूमिका क्या थी? कोई रहम कर रहे थे? ये तो that was the part and parcel of the whole activism, which was being poured upon all sorts of freedom struggle in terms of separate tools adopted by all the freedom movement leaders, like Satyagrah, like Asahयोग आंदोलन, non-cooperation movement, and all sorts of agitation, movement, boycott, जितने तरीके की जो मांगे हैं, धरना है, प्रदर्शन है, ये जो हमारे आजादी के आंदोलनकारी कर रहे थे, तो उसमें मीडिया का, अखबारों का निकालना भी that was one of the part of the whole activism. And our all top freedom fighters like Mahatma Gandhi, Maulana Azad, like Dr. Ambedkar, like Bal Gangadhar Tilak, like Lala Lajpat Rai, like all top notch of Bengal, ये जितने बड़े क्रांतिकारी थे, आंदोलनकारी थे बंगाल के, ये सब कोई ना कोई अखबार निकालते थे। हमारा आजादी का सबसे बड़ा रहनुमा गांधी जी, उनके करीब 4-5 पब्लिकेशन निकले। साउथ अफ्रीका में जब वो भारतीयों के क्या बोलते हैं शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे तो उन्होंने इंडियन ओपिनियन निकाला। और फिर यहाँ आए तो हरिजन और कई तरीके की और भी पत्रिकाएं निकाली, शायद गुजराती में नवजीवन या क्या निकालते थे, नवजीवन। तो इसके अलावा मौलाना आजाद का अल हिलाल, जवाहरलाल नेहरू का पैट्रियोट, ये मोहम्मद अली जिन्ना जो कि कभी जेल नहीं गए लेकिन वो सेपरेट 2 नेशन थ्योरी के आधार पर जो लड़ाई लड़े, वह भी उसने भी बाद में अपना डॉन निकाला। बाल गंगाधर तिलक तो मूलतः पत्रकार थे
कि आज आपकी जो हिंदी की एक लिपि है वो तिलक के नाम से जानी जाती है। तो हमारा ये जो पार्ट एंड पार्सल, हाँ हाँ, और अम्बेडकर जी का मूक नायक। तो कुल मिलाकर के जो मीडिया का जो जो एक्टिविज्म था, दैट वाज वेरी मच इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। एक तो ये हमारी प्रेरणा है मीडिया को, और दूसरा ये है कि जब लोकतंत्रों का इतिहास शुरू होता है, फ्रॉम ब्रिटेन टू फ्रांस टू यूएसए to all other into the all parts of the all country who adopted democracy after liberating themselves from imperialism and colonialism, तो उन्होंने डेमोक्रेसी को अपनाया था। और डेमोक्रेसी की बात आई तो पॉलिटिकल साइंस में एक डेमोक्रेसी का जब आप पढ़ते हैं तो कई सारे उसमें थियरी है कि राज्य क्या है, स्टेट क्या है, सरकार क्या है, क्या बोलते हैं, एक थ्योरी है सेपरेशन ऑफ द पावर, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्कीकरण का सिद्धांत। उसमें कार्यपालिका अलग, विधायिका अलग, न्यायपालिका अलग। तो कहीं ना कहीं हमें बताया गया कि लोकतंत्र कोई बड़ा ही एक आदर्शवादी और कोई अलग तरीके की ऊपर से कोई स्वर्ग से उतारी हुई व्यवस्था नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सत्ता का एक केंद्र नहीं होता, कई केंद्र होते हैं जो एक दूसरे को रोक और प्रतिरोध करते हैं और संतुलन लाने का प्रयास करते हैं, जिसको अंग्रेजी में चेक एंड बैलेंस कहा जाता है। तो मीडिया सबसे बड़ा चेक एंड बैलेंस ऑर्गन है। आप अपनी आंखों से देख लीजिए, नंगी आंखों से देखिए कि लोकल लेवल पर कोई भी अव्यवस्था होती है, कोई शोषण होता है, कोई जो है मिस एप्रोप्रिएशन होता है, कहीं पर पद का दुरुपयोग होता है, करप्शन होता है, रिश्वत होता है, उपेक्षा होती है किसी भी महकमे की, किसी भी विभाग की, तो मीडिया एक वॉच डॉग के रूप में उसको रिपोर्ट करता है। अलग अलग टेक्नोलॉजी के जरिए, अलग अलग तरीके से संप्रेषण की अलग अलग तकनीक जो अलग अलग देश काल परिस्थिति और युग के अनुकूल बदलती रही है। मीडिया के साथ यह भी है कि लोकतंत्र का एक ऐसा चौथा खंभा है जिसे हमेशा तकनीक की परीक्षा देनी पड़ती है। जो पहला, दूसरा और तीसरा खंभा है वो कहीं ना कहीं एक प्राचीन परंपरा और क्लासिक्स के तहत चलते हैं, लेकिन मीडिया में तकनीक कैसे बदला कि पहले छापे खाने में तरह तरह की तकनीक आई, आपने पढ़ा होगा, आपको पढ़ाया गया होगा। फिर उसके बाद देन कैन सैटेलाइट एज की छपाई में भी तकनीक जो है वो कंप्यूटर के जरिए आप भेज करके फैक्स टेक्नोलॉजी आई, अलग अलग तरीके से छपाई के आविष्कार हुए और उनका जो है अपडेशन हुआ, अपग्रेडेशन हुआ। फिर जो है पीरियोडिकल्स का जो दौर था 70s और 80s का, जो बड़ा गोल्डन एज था, एक से एक पत्रिकाएं निकलती थी, शायद आपने केवल नाम सुना होगा, देखा नहीं होगा। साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, रविवार, मवामा और अलग अलग स्पेशलाइज्ड सिग्निफिकेंट स्पेशलाइज्ड मैगजीन हुआ करती थी। और उसके बाद अखबारों ने उन पीरियोडिकल्स का स्थान ले लिया और अखबार जब खूब अपने मतलब कि बड़े जबरदस्त रूप से प्रोनाउंस हुए, जबरदस्त रूप से चले, तो अखबारों को प्रतियोगिता फिर रेडियो और टेलीविजन से होने लगी, ऑडियो और विजुअल मीडिया से होने लगा। और दोनों में पीरियोडिकल्स वर्सेस डेली, प्रिंट वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक का एक लंबा जद्दोजहद चला। फिर इलेक्ट्रॉनिक वर्सेस साइबर मीडिया या वेब मीडिया, वेबसाइट का दौर आया, और आज डिजिटल एंड सोशल मीडिया वर्सेस ऑल मीडिया का मामला आ गया है, जिसको कि न्यू मीडिया के रूप में तमाम पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जा रहा है। तो ट्रेडिशनल मीडिया और न्यू मीडिया, और जो एक सिटीजन जर्नलिस्ट की जो परिकल्पना थी कि हर नागरिक पत्रकार होगा, जो कि बड़ी एक डेमोक्रेटिक परिकल्पना है, क्योंकि पहले जब पारंपरिक मीडिया का युग था तो मीडिया में आवाजें उन्हीं लोगों की आती थी, चाहे जनता के रूप में हो, चाहे विचारक और लेखक के रूप में हो, जो एक तरह से रसूख वाले थे, जिनके मीडिया के लोगों से अपना एक कोलैबोरेशन था। या तो अपनी पूंजी लगा करके मीडिया खोलिए, या आपका भाई भतीजावाद, जान पहचान, बड़े सिलेक्टेड डेटेड एडिटर आते थे, सिलेक्टेड जो है आर्टिकल छपा करते थे। लेकिन जब सिटीजन जर्नलिस्ट की परिकल्पना आई तो सबके पास एक मीडियम आ गया, एक बड़ी क्रांति हुई। आज सबके पास मोबाइल है, अलग अलग सोशल माध्यम मीडिया के जरिए आप अपनी बातों को लिख सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन आज जो एक बड़ा सवाल है कि हम मीडिया को और लोकतंत्र को चौथा खंभा मानते हैं। संविधान में फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक मौलिक अधिकार दिया हुआ है, पर मीडिया के लिए कहीं संविधान में स्पेशल मेंशन नहीं है, जो कि बड़ी गलत बात है। लोकतंत्र को कहीं ना कहीं, लोकतंत्र की इससे उपेक्षा और अवहेलना होती है, हमारा मानना है। अम्बेडकर साहब जो संविधान सभा में तमाम डिस्कशन और बहस कर रहे थे अलग अलग प्रावधानों को लेकर, तो मीडिया के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, जब वो खुद मूक, जैसा कि क्या नाम से होता है, मूक नायक निकाला करते थे, उन्होंने कहा कि जो एक आम जनता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वही स्वतंत्रता
जो है आमतौर पर मीडिया संगठनों की है। समकालीन परिस्थिति में उनके विचार बड़े अच्छे रहे होंगे, लेकिन अगर दीर्घकालीन परिस्थिति में देखा जाए तो मीडिया एक संगठनात्मक स्वरूप में जिस तरीके से लोकतंत्र को बड़ा ही एक प्रभावी रूप से एक तरह से प्रभावित करता है, पब्लिक ओपिनियन बनाने का काम करता है, वह स्वाधीन क्या बोलते हैं संविधान के मान्यता के अभाव में पूंजीपतियों के चंगुल में चला गया, राजनीतिक दलों के चंगुल में चला गया और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ने उसको जबरदस्त अपने पक्ष में उपयोग किया। और फिर मीडिया एक पब्लिक ओपिनियन मेकर ना होकर एक पब्लिसिटी ऑर्गन में तब्दील हो गया। और पब्लिसिटी ऑर्गन में तब्दील होने का यह तकाजा है कि अलग अलग तकनीकी परीक्षा देते हुए अलग अलग कारण जिम्मेवार रहे हों कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया ने परंपरागत मीडिया को ध्वस्त किया। और वो लोग जो मीडिया नवीस, अखबार नवीस, जिसे उर्दू में सहाफी कहा जाता है, और मैं उसके लिए भारत में एक मीडिया पर्सन, मीडिया कर्मी शब्द ज्यादा यूज करना चाहता हूं, क्योंकि मीडिया कर्मी की पर्सनालिटी कई सारी चीजों को अपने में समेटे होती है। पहले केवल प्रेस और पत्रकार वर्ड यूज होता था। वो लोग जो कि फुल टाइम अपना करियर बनाना चाहते हैं, खंबे के बिल्कुल एक नट बोल्ट बनना चाहते हैं, जिसमें आप लोग हैं, हम लोग हैं, और जो प्रोफेशन के रूप में फुल टाइम काम करना चाहते हैं। मैं यहाँ से खाली पत्रकारों की बात नहीं कर रहा, मैं फ्रीलांसरों की बात नहीं कर रहा, उनके लिए बड़ा ही एक तरह से गमगीन माहौल आ गया। जो एक तो संविधान में दर्जा नहीं, विधान में दर्जा नहीं, कोई हमारी मीडिया नीति नहीं, हमारे पास कोई मीडिया नीति नहीं है। केवल मीडिया के सेमिनारों में, संगोष्ठियों में केवल प्रवचन दिए जाते हैं कि मीडिया को अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करना चाहिए। कोई उसकी मोडस ऑपरेंडी तो तय करिए, कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी तो तय करिए, कोई उनमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो तय करिए, उनकी सस्टेनेबिलिटी तो तय करिए। सबको मालूम है कि मीडिया का वेंचर काफी पूंजी लेता है और जो पूंजी लगाएगा उसको रिटर्न खोजेगा। लेकिन मीडिया इंडस्ट्री का दस्तूर ये है कि इसमें वैसा नहीं है कि 10 रुपया लगाओ और 15 रुपए पाओ या 20 रुपए पाओ। 10 रुपया लगाओ तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। फिर तमाम मीडिया कर्मियों की अपनी वेतन, उनके भत्ते, उनके वेतन, उनके पारिश्रमिक, उनकी सोशल सिक्योरिटी, प्रोफेशनल सिक्योरिटी का सवाल आ जाता है। लेकिन मीडिया को इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है। तो इन सारे सवालों का उत्तर केवल संवैधानिक दर्जे में छिपा था, जो कि किसी मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी भी बहुत बड़े सार्वजनिक चिंतक ने, देश के संविधान वेत्ताओं ने, देश के नीति निर्माताओं ने, पब्लिक थिंकर ने, और यहाँ तक कि हमारे खुद मीडिया जो सीनियर मीडिया पर्सन है, जो टॉप गन माने जाते हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे पर सोचने की जहमत नहीं उठाई। वजह ये था कि कुछ कॉर्पोरेट के फॉर्म में जो मीडिया हाउस स्थापित हुए 100 साल पहले प्रिंट स्थापित हुआ, आज कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्थापित है और अब कुछ यूट्यूब में, सोशल मीडिया में स्थापित हो चुके हैं। उनका जैसे ही अपना एक ब्रांड तैयार हुआ, जैसे ही बाजार से उनका अच्छा लिंकेज हुआ, वो एक एस्टेब्लिश्ड मीडिया हाउस तो बन गए, जहां पर कि कुछ इकोनॉमिक का स्केल, कॉस्ट एंड आउटपुट में कुछ मार्जिन मिला करता था। वहां जो बड़े जर्नलिस्ट उसमें चले गए, उन्होंने सोचने की जहमत नहीं उठाई कि कम से कम लोकतंत्र के चौथे अंगे पर हम एक विराट और विहंगम दृष्टि डाल करके देखें। वो केवल और केवल अपने संगठन और संस्था की चारदीवारी में उनकी चिंतन जो है कैद रही। वो सोचते रहे फलाना अखबार निकला तो फलाने ने ये स्वतंत्रता दी, तो हम इंडियन एक्सप्रेस में हैं, तो हम एनडीटीवी में हैं, तो हम टाइम्स ऑफ इंडिया में हैं, तो हम इंडिया टुडे ग्रुप में हैं। उन्हीं की चारदीवारी में कैद होकर उनका पूरा चिंतन मीडिया का कैद हो गया। और फिर सरकार, मीडिया के मालिक और अलग अलग वेस्टेड इंटरेस्ट जो नहीं स्वार्थी तत्व हैं, जिनका एक नेक्सस बनता है, एक नापाक गठबंधन बनता है, उस गठबंधन के तहत सब अपने अपने हितों की बस रक्षा करते हैं। लेकिन मारा जाता है इसमें भारत का लोकतंत्र, और मारा जाता है इसमें मतलब कि वो जो गुड गवर्नेंस की जो वो सारी जो कार्य प्रणाली है, सूचिता, पवित्रता, और इसमें मारा जाता है समाज में जितने विकार हैं, कार है और चार है, भ्रष्टाचार, दुराचार, कदाचार, तिरस्कार, व्यभिचार, दुराचार, जितने चार हैं और जितने विकार हैं, उनका कवरेज नहीं होता, क्योंकि सारे मीडिया हाउस का एक एजेंडा बन चुका है। मीडिया कर्मी वो आइडियोलॉजिकल खेमे में बढ़ चुके हैं। उन्हें आज की तारीख में तो एक जबरदस्त विभाजन रेखा खिंच गई है, या तो आप ज्वाइन करो या तो गेट लॉस्ट। आप मिडिल बिटवीन द लाइन, तो मीडिया में एक बड़ा एक जाना माना टर्म है कि आप किसी एक लाइन को फॉलो नहीं करते या किसी दूसरी लाइन को फॉलो करते हैं, बीच में अपने विचार देते हैं, क्योंकि आप एक पब्लिक ओपिनियन मेकर हैं। आप हर सही को सही और हर गलत को गलत कहते हैं। आप
हर मजलूम के शोषण, अत्याचार और अन्याय की आवाज को उठाते हैं। आपका कोई अलग से बाइनोकुलर नहीं होता, अलग से चश्मा नहीं होता। आपकी ये जो एक ज्ञान चक्षु और एक न्याय का जो एक चक्षु है, उसके आधार पर आप चीजों को, पूरे मेरिट के आधार पर चीजों को लेकर के आते हैं। लेकिन आज की तारीख में बड़े बड़े नामचीन और प्रातः स्मरणीय पत्रकार या तो इस खेमे में है या तो इस खेमे में है। एक तो समझ में आता है कि आपको अपने पैसे को बनाए रखना है, अपनी लाइवलीहुड को बनाए रखना है, आप जिस मीडिया में काम करते हैं उस मीडिया की सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखना है। दूसरी तरफ आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जिसको आपने मीडिया के पर्सन के रूप में भी एक मीडिया आइडियोलॉजी के रूप में उस पर सुपर इम्पोज कर दिया है, उसको आप कहीं ना कहीं आपने बॉरो कर लिया है। उसकी वजह से आप खेमों में बढ़ चुके हैं। और वो खेमा क्या है आप समझ सकते हैं, दक्षिणपंथ और वामपंथ। अब आज की तारीख में बात करें पॉपुलर तरीके में तो प्रो मोदी या एंटी मोदी, या तो एंटी, मैं मानता हूं कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट पत्रकारों का, मीडिया का एक बड़ा ही एक चलन है। और मुझे लगता है, जैसा कि कहा जाता है कि नो न्यूज इज ए न्यूज इफ इट्स ए पॉजिटिव न्यूज एंड इफ न्यूज इज नेगेटिव देन इट्स ए न्यूज। तो ये जो एक चलन है, मैं इसमें विश्वास करता हूं, लेकिन तभी तक कि जब तक आप किसी भी व्यवस्था, किसी भी सरकार, किसी भी विभाग, किसी भी मुलाजिम, किसी भी व्यवस्था, किसी भी ताकत के खिलाफ आप सच्चे रूप में कोई कमी पाते हैं, नजरियों के आधार पर नहीं, आप जो टिल्ट करते हैं विश्लेषण को और कॉन्टेक्स्ट बदल देते हैं उसके आधार पर नहीं, आपको बिल्कुल सच्ची, खरी, पारदर्शी तरीके से आपको चीजों को परोसना होगा। और वो चीजें समटाइम्स इट मे गो इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट and sometimes he may not go in favor of government। तो मैं ये कहता हूं कि जितने वो नामचीन अखबार या मीडिया हाउस है, अगर वो मोदी की आलोचना करते हैं या इस गवर्नमेंट की आलोचना करते हैं, तो कम से कम 20% आप कोई अच्छे काम की भी तारीफ कर दीजिए जो सचमुच जनता और देश के फेवर में दे रहा है। और अगर आप केवल ड्रम बीटर बन गए हैं सरकार के, जो कि आजकल कहा जाता है कि राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं की जरूरत नहीं, हमारे तमाम मीडिया हाउस उस प्रवक्ता की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी डीलिंग है। अखबारों में तो स्थिति अभी भी इज्जत बची हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार आप उसको पढ़ें तो ऑब्जेक्टिविटी तौर पर देखें, बहुत ही लगता है कि यहाँ पर मीडिया का काम हो रहा है। कई सारे सवाल उठाए जाते हैं, पॉलिसी के सवाल, क्या बोलते हैं, कोई इवेंट के सवाल, कोई घटनाओं के सवाल, और वहां पर सारे पक्ष लिए जाते हैं जो मीडिया का जो धर्म होता है, जो मीडिया का मर्म होता है और जो मीडिया का कर्म होता है। लेकिन उसी टाइम्स ऑफ इंडिया का अगर आप टाइम्स नाउ चैनल देखें तो वो एक आइडियोलॉजी की पैरोकारी कर रहा होता है। और इसी तरीके से वो जितने चैनल हैं जो कहीं न कहीं अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, अपने आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए एक तरफ का वो सुर अलापते हैं। क्या इससे लोकतंत्र का भला हो रहा है? मैं ये जानता हूं कि फील गुड न्यूज भी देना जरूरी है। जैसे कोरोना काल में हर मीडिया ने इतनी ज्यादा नकारात्मक खबरें कोरोना को लेकर के परोसी और ऐसा भय का माहौल और आतंक का माहौल पैदा किया एवं द जनरल कॉमन पीपुल कि लोग बिल्कुल कहीं न कहीं डर से और भय से उनकी इम्यूनिटी खत्म हो गई और लोग जो है मरने लगे। कई सारे हमारे मीडिया कर्मी भी उसके शिकार बन गए। तो ये जो सेंसेशनलिज्म है, जो ये कहीं न कहीं जो कॉम्पोक्टिज्म है, या अलग अलग तरीके के जितने विकार हैं मीडिया के, वो क्यों कायम है? या तो टीआरपी बढ़ाने के लिए, या तो सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, या आपस की प्रतियोगिता है। रातों रात जो है अपने मीडिया को ब्रांड को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। क्योंकि मीडिया नीति नहीं है, कोई मीडिया पॉलिसी नहीं है, और सरकारें हमेशा चाहती हैं कि मीडिया उनके पक्ष में काम करे, क्योंकि उन्हें पब्लिसिटी का काम कराना है। पब्लिक रिलेशन हर महकमे में स्थापित किया जाता है और उसके लिए सरकारें बहुत ज्यादा खर्च करती हैं। लेकिन मीडिया को क्या वेतन मिलता है, क्या खर्च निकलता है, क्या कोई इसकी परवाह करता है? ये बाजार के भरोसे छोड़ा हुआ है, कॉर्पोरेट के भरोसे छोड़ा हुआ है। कॉर्पोरेट कभी भी पैसा बिना रिटर्न के लिए नहीं लगाता। मीडिया में वो तभी लगाता है उसे मालूम है कि रिटर्न नहीं होगा, लेकिन ब्यूरोक्रेसी से, पुलिस से और तमाम ताकत ग्रुप से उसके कनेक्शन बनेंगे तो उसके कॉर्पोरेट के कई सारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये बात आप भली बात ही समझ सकते हैं। तो हमारी मीडिया नीति नहीं होने की वजह से कोई हमारी न्यूज की, खबरों की, विचारों की कोई प्राथमिकता तय नहीं होती, उसमें विशाल मासेज के इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखा जाता। विज्ञापन नीति नहीं होने की वजह से अखबारों को इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी नहीं मिलती। तो मेरा जो मीडिया के स्टूडेंट के रूप में
जो एक मीडिया का जो एक आउटलुक है, जो एक पर्सपेक्टिव है, जो एक परसेप्शन है, मैं ये विकसित करना चाहता हूँ। जो प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इंडिया का जो मीडिया है, मुझे लगता है ये आप लोग खुद देख लेंगे, आपको पढ़ाया भी जाता होगा कि कैसे सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की एक जबरदस्त क्रांति हो रही है। वह क्रांति जो कभी सैटेलाइट को लेकर के हो रहा था कि रातों रात कितने चैनल आ गए। तो अगर इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक पब्लिसिटी का ये इंडस्ट्री जरूर है, लेकिन आप अगर उन सबके आप अकाउंट को देखें सारे मीडिया हाउस को, तो सब आपको घाटे में मिलेंगे। आज एनडीटीवी जैसा एक शानदार चैनल जो कि एक तरह से गॉड फादर था इलेक्ट्रॉनिक न्यूज का, 1985 में पहली बार कोई न्यूज चैनल लेकर के आया, न्यूज का प्रोग्राम वर्ल्ड दिस वीक, तो प्रणव राय थे और फिर वो चैनल लेकर के आए। उस चैनल में सारी शालीनता, सारी जो मीडिया की जो टॉप ग्रेसनेस है वो मेंटेन की गई। थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल उनका न्यूट्रलिटी कहे या टिल्ट कहे तो आज उनके हाउस को ही एक तरह से टेक ओवर कर लिया गया। शुक्र की बात यह है कि वो एनडीटीवी ओनरशिप बदलने के बाद भी उसके एडिटोरियल कंटेंट को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुए हैं। कुछ उसमें जबरदस्त अंध विरोधी पत्रकार की नौकरी भले चली गई हो, लेकिन मुझे मीडिया कंटेंट उनका और तमाम चैनलों से जो टेलीविजन के बाजार में बिल्कुल एक हल्ला मचा रहे हैं, उनसे वो एक कहीं ज्यादा सुकून देता है। तो मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी किसी के पक्ष में न रहें, बिल्कुल एक निष्पक्ष मीडिया पर्सन बने और देश के हित में, समाज के हित में, व्यवस्था के बदलाव के हित में, हर तरह की सच्चाई के हित में, अच्छाई के हित में। और मीडिया का जो इतना इंस्टेंट रोल है, इतना क्षणिक और त्वरित रोल है कि आपको अगर न्यायालय में अगर आप किसी शोषण, अत्याचार या किसी बड़े मुद्दे को लेकर के आप जाते हैं तो उसमें केस फाइल करने के बाद आपको वर्षों लग जाते हैं, लेकिन मीडिया तुरंत उसकी अच्छाई और सच्चाई के आधार पर फैसले दे सकता है। ये बात अलग है कि मीडिया में जो कमियां आ रही हैं, मीडिया भी ब्लैकमेल करता है, मीडिया किसी एक पक्ष को चला जाता है, मीडिया भी कई बार पूंजीवाद के प्रभाव में आकर, पूंजी के प्रभाव में आकर के अपने को रास्ते से भटक जाता है। लेकिन आमतौर पर मीडिया पर्सन वही होते हैं जो संवेदनशील होते हैं, जो भावुक होते हैं, जो कहीं ना कहीं पढ़े लिखे होते हैं, कहीं ना कहीं उनका ज्ञान चक्षु औरों की तुलना में ज्यादा विराट होता है। और कुल मिलाकर के मीडिया एक ऐसा चौथा खंभा है, एक ऐसा लोकतंत्र का अंग है जो कहीं ना कहीं जनता के लॉयर के रूप में काम करता है। आप देखें, एक विधायक या कोई भी पार्षद या कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो अकाउंटेबल है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के तमाम सवालात को अपने पंचायत में, अपने सदन में, सभा में, विधानसभा में या लोकसभा में या कोई भी, या नीचे अगर कोई नगर निगम का परिषद है या जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत है, तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के सवालों को वो खड़ा करता है। कार्यपालिका अपने पॉलिटिकल मास्टर की बात मानती है। मैं तो ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा विरोधी हूँ, तभी तो इतना बड़ा किताब लिखा हूँ। वो नौकरशाही कही जाती है। आपका नौकर पब्लिक सर्वेंट, लेकिन वो आपकी नौकर तो दूर आपके मालिक की मालिक है, इन लेटर एंड स्पिरिट। तो वो क्या है, वो पॉलिटिकल मास्टर के प्रति अकाउंटेबल होती है, उसकी जनता के प्रति कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। तो कार्यपालिका भी कहीं न कहीं अपने पॉलिटिकल मास्टर के निर्देश पर वो अपना काम करती है। विधायिका को मैंने बता दिया कि वो अपने क्षेत्र की जनता का सवाल खड़ा करती है, और न्यायालय मुद्दे और मुद्दई उन दोनों को लेकर के चलते हैं। केवल एक आप है जो केवल आम जनता के लिए आप पैरोकारी करते हैं, और इस बात की कोई संविधान और विधान में लिखित नहीं है, लेकिन परंपरा चली आ रही है, और वो परंपरा 200-300 सालों की है। वो परंपरा लोकतंत्र की है, वो दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक इतिहासों की है। यूएस के अगर आप हिस्ट्री को पढ़ें तो प्रेस का रोल वहां के कांग्रेसनल इन्वेस्टिगेशन से कम नहीं रहा है। प्रेस ने बहुत सारे मुद्दे हमारे डील किए हैं, कई सारे करप्शन और स्कैंडल किए हैं, कई सारी चीजों को। अरे नहीं सर, अरे नहीं सर, अरे कभी सुनने का मौका दीजिए ना। नहीं सर, अरे मैं चेयर नहीं चेयर नहीं दीजिए, चार पे आए कभी स्टूडेंट बनने में मजा आता है। कारपोरेट क्यों नहीं आए, ज्वाइन नहीं किया कारपोरेट तो बोले कि हाँ सबके लिए ना, नहीं आज सुनने थे सर, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। जी, तो मैं ये हालांकि आधा घंटा करीब हो गया, लेकिन तो कुल मिलाकर के जो मीडिया का जो पूरा परिदृश्य है, जो पूरा सिनेरियो है, वो बहुत ही हमें आशावाद का संचार नहीं करता। मैंने आपको बताया कि इन बिजनेस टर्म
इन मिशनरी टर्म, लोकतंत्र के चौथे खंभे के टर्म के रूप में। और कुल मिलाकर के वो लोग जो बिल्कुल एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक मंच खोजना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे लिए समाज में बदलाव के ये तरीके हैं, हमारे ये सुझाव हैं। हम कोई भी स्थानीय स्तर पर कोई जन समस्या देखते हैं, अगर शहरों में है तो नाली हो, सड़क हो या तमाम जो है जन समस्याएं हो, उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करें और उसके अथॉरिटीज के सामने उसकी आवाज़ को हम लेकर के जाएं और बताएं। अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव की अपनी समस्या है, अगर आप नेशनल लेवल में, एक नेशनल परिदृश्य में चीज़ों को देखते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर जब आप कंपैरिजन करते हैं दुनिया के तमाम मुल्कों से, तो आप एक कंपैरिजन करते हैं। तो कुल मिलाकर के जो एक नजरिए का जो खेल है, कुल मिलाकर के जो कॉन्टेक्स्ट का खेल है, परिप्रेक्ष्य का खेल है, कुल मिलाकर के जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को एक मीडिया पर्सन ने अपनी मीडिया की आइडियोलॉजी के रूप में जो बोरो कर लिया है, मुझे लगता है वो लोकतंत्र के हित में नहीं है, देश के मीडिया के हित में तो है ही नहीं। और कुल मिलाकर के अब मीडिया तो बड़ा ही ओझल सा एक तरह से संस्था जान पड़ती है। मैंने कहा कि जिस तरीके से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका बिल्कुल प्रिवेल होती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग आर्टिकल में उनका बाकायदा ब्यौरा दिया गया है, सारी चीजें हैं। पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन इन रियल टर्म्स, इन प्रैक्टिकल डेमोक्रेसी और इन ए प्रैक्टिकल डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट, व्हाट वी फाइंड कि ऑल बिग पॉलिटिकल पार्टीज आर प्रिवेलिंग अपॉन। आप देख लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टी में ही एक इंटेलेक्चुअल की पोएट्री बनती है, उसी में फार्मर्स भी जाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी जाते हैं, कॉमन मैन भी जाता है, कास्ट ग्रुप जाते हैं, एथनिसिटी के ग्रुप जाते हैं, रिलीजियस ग्रुप जाते हैं, उसी में लैंग्वेज की पॉलिटिक्स होती है। तो वो एक बड़ा ही एक विराट उसका एक चेहरा बनता है। लेकिन जो सारे ऑर्गन हैं जो कहीं न कहीं हमारे लोकतंत्र, संविधान और कुल मिलाकर के देश में एक रोबस्ट सिस्टम बनाने का काम करते हैं, उन्हें कहीं न कहीं उन्हें प्रबलता प्रदान करनी जरूरी है। और उसमें मैं नाम लूंगा कि मीडिया उसमें सबसे अहम है। तो ये चौथा खंभा जो केवल लिखित रूप में है, अनऑफिशियल है, क्यों नहीं, व्हाई शुड वी नॉट मेक दिस ऑफिशियल? क्योंकि इट विल गो इन फेवर ऑफ ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन मासेस ऑफ द कंट्री। क्योंकि क्या होता है कि जब हम वैचारिक गुलाम हो जाते हैं, जब हम किसी तरीके से किसी आइडियोलॉजी के प्रभाव में आ जाते हैं, तो वो चीजें जो है वो एक तरह से पूरे एक तरह से क्लियर फॉर्म में वो चीजें एक्सप्रेस नहीं होती, वो चीजें बाहर में नहीं आती। जैसे मैंने कहा कि मीडिया की जो अपनी आइडियोलॉजी है कि हर शोषण के खिलाफ आवाज उठाना, हर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना, हर अत्याचार, हर अन्याय, हर व्याभिचार, हर दुराचार, हर कदाचार, हर तिरस्कार, इस सारे ऑर्ड्स के खिलाफ आवाज उठाना, हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। लेकिन जब हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं तो देश के बड़े बड़े महानगरों में आप प्रेस खबरों में जाएं या तमाम अखबारों की और क्या बोलते हैं मीडिया संगोष्ठियों में आप जाएं, तो वहाँ बात होगी ये तो पत्रकार जो है ना, इसकी आइडियोलॉजी है। तो कौन सी आइडियोलॉजी है? दैट इज नॉट मीडिया आइडियोलॉजी, दैट आइडियोलॉजी की आरएसएस की आइडियोलॉजी, ये एंटी आरएसएस की आइडियोलॉजी, ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी है। व्हाट ब्लडी है? आप मीडिया पर्सन है, यू आर नॉट ए पॉलिटिकल वर्कर और ए पॉलिटिकल लीडर। आप वोटर के रूप में जरूर किसी को वोट दें, हर व्यक्ति वोटर है। एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, वो भी वोटर है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो भी वोटर है, आप किसी एक को ही वोट देंगे। लेकिन जब आप मीडिया नवीस बनते हैं, अखबार नवीस बनते हैं, सहाफी बनते हैं, तो आपकी एक स्वतंत्र दृष्टि होनी चाहिए और आपका जो यार्डस्टिक होना चाहिए वो हर तरीके के गुड गवर्नेंस की पैरोकारी करना। और मैंने पहले कहा कि आज जिस तरीके से बिल्कुल दो खेमों में पूरा मीडिया समुदाय बढ़ चुका है कि हम हर तरीके से नजरियों के आधार पर, कॉन्टेक्स्ट के आधार पर एक आइडियोलॉजी और एक सरकार की केवल अच्छाइयों पर हम टॉर्च जलाते हैं और उनकी तमाम कमियों और तमाम उनको एक्सपोज करने के तरीकों को अंधेरे में डाल देते हैं। और दूसरा, वो टॉर्च जला जला करके केवल कमियां निकालता है और केवल उसे दिखाता है और एक तरीके से दोनों जनता को गुमराह कर रहे होते हैं। और हमारा काम जनता को गुमराह करना नहीं, हमारा काम प्योरली एक पब्लिक ओपिनियन बनाना है, एक हेल्दी पब्लिक ओपिनियन बनाना है। और उसके लिए जरूरी है कि हमें इंपावर किया जाए। और वो इंपावरमेंट कैसे आएगा? जब लोकतंत्र के चौथे खंभे के रूप में संविधान में उल्लेख होगा। और संविधान में उल्लेख होने के साथ साथ जो 70 और 80 के दशक में जो प्रेस आयोग हुआ करता था, वह उसे फिर से उस आयोग को जीवित किया जाए, उसे मीडिया आयोग का नाम दिया जाए। जैसे कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में अब जो प्रेस एक्रेडिटेशन का कार्ड बनता है, तो पहले उसमें प्रेस और पत्रकार लिखा जाता था, अब मीडिया लिखा जाता है।
तो आप प्रेस आयोग न बना करके मीडिया आयोग बनाएं। उसी तरीके से देश में कोई नेशनल मीडिया पॉलिसी नहीं है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि किस तरीके से कौन न्यूज। अब जैसे आप YouTube में जाएं, YouTube जो है गवर्नमेंट के रेगुलेशन में नहीं है, उसमें कई सारे चैनल आ गए हैं क्योंकि सबके पास अब मोबाइल का मीडियम है, स्मार्ट मोबाइल है। वो क्या करता है कि जब वो न्यूज देखता है तो YouTube के चैनल पर जो हेडिंग लगी होती है वो कुछ और अंदर का जो कंटेंट होता है वो कुछ और। कहीं ना कहीं वहां भी एक प्रोफेशनल रेस चल रहा है कि हमारा ज्यादा से ज्यादा व्यूअरशिप होगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन होगा, तो YouTube से हमें उसका जो है फाइनेंसिंग होने लगेगी। तो जो मीडिया के संवैधानिक दर्जे की बात आती है, इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट मीडिया इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ मतलब कितने इन ऑल टर्म्स, मतलब कि आपकी इकोनॉमिक वायबिलिटी, आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी, आपकी प्रोफेशनल सिक्योरिटी, आपकी नेशनल सिक्योरिटी, कि आप मीडिया अनअकाउंटेबल नहीं होगा, देश के खिलाफ काम नहीं करेगा, प्रो पीपल होगा, प्रो कॉमन पीपल होगा, और जो जितने जो न्यूज बनने और समाचार बनने की जितनी जो यार्डस्टिक है उसको फॉलो करेगा। मैं ये मानता हूं कि इकोनॉमिक वायबिलिटी एड से आती है तो नेशनल मीडिया पॉलिसी ये तय करेगा कि कितना पार्ट एडिटोरियल होगा और कितना पार्ट एडवर्टोरियल होगा। ये कोई मनमाने तरीके से नहीं होगा। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मीडिया एक ऐसा खंभा है जिसे कि हमेशा तकनीक की परीक्षा देनी होती है। आज डिजिटल का और आज सोशल मीडिया में नए नए रोज, इवन की फेसबुक जो मुश्किल से 10 साल आए हुआ, 12 साल या 13 साल आए हुआ, और उसमें नए नए तरीके से उसमें उसकी मैकेनिज्म और मोडालिटी आ रही है। उसमें वीडियो अपलोड अलग से करें, स्टोरी अलग से बनाएं, अलग अलग तरीके से कैसे वैल्यू एडेड सर्विस मीडिया की जो है, तो 2000 सालों में जितना पूरी सभ्यता नहीं बदली, केवल एक शताब्दी में ये पूरी सभ्यता उतनी बदल गई है। और 21वीं शताब्दी की बात करें, 20वीं शताब्दी में तो सारे बदलाव हुए, लेकिन 21वीं शताब्दी में आए तो आप केवल 2 दशक में उतना परिवर्तन हो गया है जितना पूरा एक शताब्दी में परिवर्तन नहीं हुआ हो। तो ऐसे में हमारा जो उद्देश्य है कि मीडिया को सचमुच का चौथे खंभे का एक ग्लोरियस स्टेटस दिया जाए, जिसमें सब लोग गौरवान्वित महसूस करें और इसको लेकर के जो अलग अलग जो मोडस ऑपरेंडी है, मोडालिटी है, वो तय हो, और कुल मिलाकर के देश में एक बड़ा ही लोकतंत्र के विकास में एक ऐसा नजीर पेश किया जाए कि पूरे दुनिया के लोकतंत्रों के लिए भारत का लोकतंत्र और भारत की मीडिया एक चौथे खंभे के रूप में दुनिया के सामने एक नजीर पेश कर सके। क्योंकि हर का अपना अपना इंटरेस्ट है। कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट वो हमेशा चाहेगी कि मीडिया उसके लिए पब्लिसिटी ऑर्गन का काम करे, लेकिन अगर पब्लिसिटी ऑर्गन का केवल उनके लिए काम करेगी तो ये देश के मासेस के लिए, भला के लिए नहीं होगा। एक ग्रुप तो बड़ा खुश होगा कि आज हमें बहुमत है और मीडिया हमें और उसमें जो है सोने में सुहागा कर रहा है, लेकिन यह देश के व्यापक लोकतंत्र के भले में नहीं होगा। तो हमें अंध समर्थन एज वेल एज अंध विरोध दोनों की मुखालफत करनी होगी और एक ऐसा मीडिया ऑर्डर बनाना होगा जिसमें सबके लिए गुंजाइश हो। मुझे लगता है कि अगर आपके सवाल आएंगे तो मैं देने में बड़ा ही प्रसन्नता महसूस करूंगा। मुझे अफसोस है कि मैडम थोड़ा बाद में आई, शुरू में मैं जितनी चीज़ें जरूरी कहना था मैं कह चुका हूँ और बाकी सारी बात होंगी। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, मैडम का आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सवाल हों तो मुझे बड़ा